हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट आईएएस की क्विज, जो कि हमारी मई मंथ की है। तो इकोनॉमी की कुछ टॉपिक हम लोग कुछ क्वेश्चंस कल हम लोग डिस्कस किए थे, सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमी लेसन हमारा इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। कल फिर हम लोग इन्वायरमेंट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो प्रीवियस लेसन देखने के लिए या फिर प्रीवियस मंथ की आपको क्विज सॉल्व करनी है तो बस एक काम कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग डिफरेंट मंथ की क्विज को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्विज सेशन। सो स्टार्ट करते हैं 10th क्वेश्चन से, क्योंकि 9th तक कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग 10th क्वेश्चन देखते हैं। आपको इनकरेक्ट बताना है, इट मीन्स कि गलत स्टेटमेंट कौन सी है वो फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट है कि डिक्लाइन देखने को मिला है नंबर ऑफ पर्सन जिनकी इनकम टैक्स रिटर्न जो वो फाइल कर रहे हैं वो यहाँ पे कम हो गया है, अगर फिनेंशियल ईयर 2014 से लेकर 2018 के बीच में देखें तो। सेकंड है कि जो डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो है वो भी यहाँ पे गिर गया है 2017-18 में, और लोएस्ट बताया जा रहा है जो कि 10 ईयर्स में है। तो आपको इनकरेक्ट बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। अब देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कहा जा रहा है कि ये कम हो गया है। जब से जीएसटी आया है 2017 से आया है, उस समय थोड़ा कम था, लेकिन उसके बाद जो है आपका ये बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया है। सेकंड स्टेटमेंट आप लोग देख लो कि 10 साल का अवधि बताया जा रहा है, जहाँ पे भी आपका 10 ईयर्स में बताया जा रहा है कि कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा है या कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल वाली बात होती है, क्योंकि इकॉनमी में कभी भी ऐसा होता नहीं है कि चीज़ें जो है लगातार डिक्रीज़ ही करती जाए या फिर इंक्रीज़ ही करते जाए, वो भी लंबे पीरियड ऑफ टाइम 10 साल के लिए। 5 साल का तो समहाउ अगर मान भी सकते हैं, अगर ऐसा कोई प्रूफ है तो, लेकिन 10 साल का ये मानना बिल्कुल इनकरेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। जो डेटा यहाँ पे दिखा रहा है कि ग्रोथ जो है वो 80% से भी ज़्यादा है, वो भी नंबर ऑफ रिटर्न फाइल्स में, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी आपको देखने को मिला है, उसके बेसिस में जो है रिटर्न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। साथ ही साथ अगर डेटा देखें जो कि डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो, वो भी यहाँ पे बढ़ चुका है 2007-8 में, और ये बताया जा रहा है कि हाईएस्ट है वो भी लास्ट 10 ईयर में। तो ये ध्यान रखना है, ये बातें तो हो सकती है लेकिन लोएस्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा हक बचाने वाला बात नहीं है। अब ये आप देख सकते हो, ये टैक्स कलेक्शन है आपका, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, और ये आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, यानी कि कितना टैक्स दिया जा रहा है और कितना हमारे यहाँ जीडीपी है, उसी का रेशियो ये बताया जाता है। साथ ही यहाँ पे आप डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन देख सकते हो। ठीक है, आइए 11th क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। न्यू अरेंजमेंट टू बोरो, ये एक फंडिंग मैकेनिज्म है, रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये किस बैंक का है ये बताना है। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, इट मीन्स कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये जो न्यू अरेंजमेंट टू बोरो है, ये एक फ़ंड मोबिलाइजेशन अरेंजमेंट है जो कि आईएमएफ का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि जो एडिशनल फंड है उसको मोबिलाइज किया जाता है, वो भी बोरोविंग के थ्रू, और दूसरे मेंबर से यहाँ पे बोरो करके जो है यहाँ पे एडिशनल फंड को मोबिलाइज किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस तरीके के न्यू कंसेप्ट को फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है हमारे यूपीएससी में। थर्ड क्वेश्चन है आज का मिनिमम अल्टरनेटिव टेस्ट के बारे में, मैट के बारे में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि मैट जो है ये आपका बनाया गया था, क्यों? क्योंकि ज़ीरो टैक्स पेइंग कंपनीज़ को यहाँ पे लाने के लिए, वो भी यहाँ पे इनकम टैक्स के एम्बिट में, और वो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट जो है वो टैक्स दे गवर्नमेंट को, इसलिए यहाँ पे मैट लाया गया था। सेकंड है कि मैट एप्लीकेबल है सारे कॉर्पोरेट एंटिटीज़ में, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो। आइए इसकी करेक्ट आंसर देखते हैं, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेक्ट की बात करें, एक सेकेंड ये थोड़ा ब्लर हो, हाँ, फर्स्ट का मीनिंग बिल्कुल सही है कि मैट जो लाया गया था मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, यानी कि नाम में ही आपको देखने को मिलेगा कि कम से कम मिनिमम जो है टैक्स दिया जाए। तो ये सरकार को टैक्स देने के लिए जो है यहाँ पे जो जीरो टैक्स पेइंग कंपनी है, जो बिल्कुल भी सरकार को टैक्स नहीं पे करती है, उसको इस तरीके से टैक्स के इनकम टैक्स के कैटेगरी में लाना कि वो गवर्नमेंट को कुछ तो पे करे टैक्स। ठीक है, सेकंड है कि ये सारे कॉर्पोरेट एंटिटीज़ में आपका एप्लीकेबल है, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा ये आपका अनाउंस किया गया था कि जो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है उसको कंपनीज़ के लिए यहाँ पे आपका कम किया जाएगा। पहले 18% था, लेकिन अब इसको 15% किया जाएगा। ठीक है, मैट ये एक तरीके का टैक्स है जो कि हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 1987 फाइनेंस एक्ट के थ्रू, और यहाँ पे इनकम टैक्स जो एक्ट है 1961, उसमें कि यहाँ पे टैक्सेशन करना है ज़ीरो टैक्स कंपनीज़ को भी, जो टैक्स नहीं देते हैं उनको भी यहाँ पे टैक्सेशन के कैटेगरी में लेकर आना है। नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज द गवर्नमेंट जो है वो अपने फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस कर सकती है। फिजिकल डेफिसिट कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के पास जो है रेवेन्यू उतना नहीं आ रहा है जितना वो एक्सपेंडिचर कर रहा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो यानी कि ये फिजिकल डेफिसिट हो गया। तो किस किस तरीके से अपने फिजिकल डेफिसिट को जो है वो यहाँ पे ओवरकम करते हैं। पहला है मार्केट बोरोविंग करके, यानी कि बोरो करके मार्केट से। सेकंड है कि सिक्योरिटीज़ जो कि स्मॉल सेविंग के अगेंस्ट में। थर्ड है कि स्टेट प्रोविडेंट फंड, एंड फोर्थ इज एक्सटर्नल डेट। तो यहाँ पे करेक्ट आपको बताना है,
फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे जब गवर्नमेंट को फाइनेंस करना होता है, अपने जो फिजिकल डेफिसिट है उसको मैनेज करना होता है, इट मीन्स कि रेवेन्यू भी उतना ही हो जितना वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो इसके लिए या तो वो बोरो कर लेते हैं, या तो वो सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं, या तो प्रोविडेंट फंड का यहाँ पे फंडा है, या फिर एक्सटर्नल डेट बाहरी से जो है यहाँ पे कर्ज ले लेते हैं। ठीक है, तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट फाइनेंसिंग यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे कि मार्केट बोरोविंग है यहाँ पे देखिए, स्टेट प्रोविडेंट फंड है, एक्सटर्नल डेट है, सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग है, अदर रेसिप्ट है, रेसिप्ट है जैसे कि इंटरनल डेट है, पब्लिक अकाउंट है, और ड्रॉन डाउन है वो भी कैश बैलेंस का। तो ये सब आपको ध्यान रखना है थोड़ा बहुत। ठीक है, आइए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या इम्प्लीकेशन होगा इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड को इशू करने से, वो भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। फर्स्ट है कि इससे क्या होगा कि हमारे फॉरेन इनफ्लो जो इंडिया में है वो बढ़ जाएंगे। सेकंड है कि इससे जो हमारा रुपी डोमिनेटेड सॉवरेन बॉन्ड है इसकी अट्रैक्टिवनेस इंक्रीज़ हो जाएगी। थर्ड है कि रेट जिसमें कि हम लोग गवर्नमेंट जो बोरो करते हैं ओवरसीज़, वो यहाँ पे आपको देखोगे कि दूसरे कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए यहाँ पे प्राइसिंग का काम करेगा। फोर्थ है कि फ्लक्चुएशन होगा एक्सचेंज रेट में, जिसके कारण जो यहाँ पे पे आउट प्रेशर है जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट इशू करते हैं वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका चारों ऑप्शन में है, इट मीन्स कि फर्स्ट तो बिल्कुल करेक्ट है। जब यहाँ पे सॉवरेन बॉन्ड आपका इंटरनेशनल इशू किया जाएगा तो इससे क्या होगा कि ऑब्वियस है कि हमारे फॉरेन इन्फ्लोज जो है वो हमारे इंडिया में हाई होगा। और यहाँ पे आप लोग देखो कि सेकंड आपका 3 में है, थर्ड आपका 3 में है, 4 आपका 3 में है, तो आप लोग तीनों स्टेटमेंट से स्मार्टली आप लोग किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो, या फिर चारों भी यहाँ पे सही हो सकता है। तो एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा थिंक कीजिए, लेकिन सही आंसर यहाँ पे चारों है, इट मीन्स कि डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इससे क्या होगा कि देखिए इंटरनेशनल अगर सॉवरेन बॉन्ड हम लोग इशू कर रहे हैं तो रूपी डोमिनेटेड सॉवरेन बॉन्ड जो है ये अट्रैक्ट होगा, यानी कि हम लोग रूपी में जो है इस सॉवरेन बॉन्ड को इंटरनेशनल कंट्रीज़ में भी इशू कर रहे हैं। और इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है बाहर से भी बोरो कर सकती है, जैसे कि आप लोग देखते हो कि एक्सटर्नल बोरो होता है, तो ओवरसीज़ बोरो भी एक गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। साथ ही एक्सचेंज रेट का भी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चार बात है जो कि आपको ध्यान रखना है। साथ ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है इलेक्टोरल बॉन्ड के, हाँ इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड, और इससे इनकरेक्ट आपको बताना है। फर्स्ट है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है एक बियरर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि यहाँ पे सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड है कि जब यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड की परचेज के टाइम में देखें, आरबीआई जो है वो ऑथराइज्ड बैंक को कॉल करते हैं, वो भी एडिशनल नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट के लिए अगर ये नेसेसरी लगता है तो। थर्ड है कि आरबीआई जो है लिमिट रखा है, यानी कि आरबीआई के द्वारा यहाँ पे लिमिट रखा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कितना परचेज किया जाएगा। आपको इनकरेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर सेकंड एंड थर्ड। सो इनकरेक्ट की अगर बात करें तो पहला आप लोग देखो कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग करने के लिए तो ये है नहीं, और दूसरी बात है ये नो योर कस्टमर के बारे में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, और यहाँ पे लिमिट रखा गया है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तीनों स्टेटमेंट वैसे इनकरेक्ट है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। डिटेल में देखते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड एक बियरर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि यहाँ पे एलिजिबल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको यहाँ पे फंड करने के लिए। अब एलिजिबल पार्टीज़ कौन होंगे? एलिजिबल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी वही होंगे जो कि यहाँ पे सेक्शन 29A के तहत रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में उनका रजिस्टर्ड हुआ होगा, और वो 1% से भी कम जो है ना, 1% से कम जो है उनको वोटिंग नहीं मिला होगा, यानी कि उनको 1% से भी, देखिए 1% तो एटलीस्ट उनको वोट मिला होगा। जनरल इलेक्शन जो लास्ट इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसमें उनको 1% जो है वोट मिला है, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो इस वो लोग यहाँ पे, वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड लेने के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये वैलिड रहता है 15 डेज़ तक, जब से ये आपका डेट इशू होता है तब से ये आपका 15 डेज़ तक वैलिड रहता है। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें तो ये सिर्फ एलिजिबल जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्हीं के द्वारा ये रिडीम किया जाएगा, यानी कि उन्हीं के जो डिजिग्नेटेड बैंक अकाउंट है उसी में वो यहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें इस स्कीम के अंदर तो किसी भी पर्सन के द्वारा परचेज़ किया जा सकता है जो हमारे इंडिया के सिटीजन्स हैं और जो इंडिया में रह रहे हैं और जो इस्टेब्लिश है इंडिया में। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो कुछ डिनोमिनेशन में ही इशू किया जाता है, जैसे 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख। ठीक है, तो ये तरीके से आपको याद रखना है। साथ ही अगर हम लोग देखें जो मिनिमम अमाउंट है डोनेशन का वो यहाँ पे 1000 तो होना ही चाहिए, लेकिन मिनिमम लिमिट नहीं रखा गया है डोनेशन का। ठीक है, मिनिमम अमाउंट रखा गया है लेकिन मिनिमम लिमिट नहीं रखा गया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको देखो कि एसबीआई जो है ये ऑथराइज्ड बैंक है जो कि यहाँ पे एडिशनल नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट जो है अगर उनको लगता है तो वो यहाँ पे फिलअप करा सकते हैं। एसबीआई यहाँ पे सोल ऑथराइज्ड बैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो कि यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड को सेल करते हैं। तो इतने बात आपको पता होना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है एक बियरर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट
इंस्ट्रूमेंट है जो कि यहाँ पे जो एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको फंड करने के लिए है। एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन होंगे? जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत सेक्शन 29A में रजिस्टर्ड होंगे, जिनको लास्ट जनरल इलेक्शन में 1% से कम जो है वैलिड वोट सिक्योर्ड होगा। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है वो यहाँ पे आपका कोई भी एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनके डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगा। ये 15 डेज़ तक वैलिड रहेगा। डिनोमिनेशन आपका 1000, 1 लाख, 10,000, 10 लाख, इस तरीके से आपका चलेगा। साथ ही यहाँ पे ऑथराइज्ड बैंक जो है वो SBI है। अगर बैंक को लगता है कि किसी भी कस्टमर से जो है नो योर जो KYC जो कराना होता है वो यहाँ पे करा सकते हैं अगर उनको ऐसा लगे तो, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं गिनी कोफिशिएंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इकॉनमी का। तो इसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। गिनी कोफिशिएंट जो है सिर्फ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ देखता है हमारे नेशन के रेसिडेंट का। सेकंड है कि गिनी कोफिशिएंट जो है ये 0 से 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। 0 रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट इनइक्वालिटी एंड 1 रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट इक्वालिटी, ठीक है। आइए आप लोग को गिनी कोफिशिएंट तो पता होना चाहिए। लॉरेंस कर्व, ये सारे कर्व तो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिनी कोफिशिएंट की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे इनकम और वेल्थ को यहाँ पे शो किया जाता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे A हो जाएगा। आइए थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में भी। गिनी कोफिशिएंट एक तरीके का मेज़र है स्टैटिस्टिकल डिस्पर्शन, जिसमें कि हम लोग इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं जो भी इंडिया में रहते हैं। गिनी कोफिशिएंट आपका जो है ये डिपेंड नहीं करता है कि आपका हाई इनकम है या लो इनकम है, ठीक है। ये एब्सोल्यूट इनकम पे नहीं आपका बेस्ड है। यहाँ पे आप लोग देखो कि 0 जो एक्सप्रेस करता है वो परफेक्ट इक्वालिटी बताता है और सारे वैल्यूज़ जो है आपका सेम है। गिनी कोफिशिएंट अगर हम लोग 1 का देखें या 100% तो ये आपका मैक्सिमम इनइक्वालिटी बताता है, यानी कि 0 आपका इक्वालिटी है, 1 यहाँ पे इनइक्वालिटी है। तो ये स्टेटमेंट आपका उल्टा हो गया था, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया था, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखना है। तो गाइस हमारी इकॉनमी की लेसन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम लोग इन्वायरमेंट की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जैसा कि आप लोग का कहना है कि जल्दी ही इसको कंप्लीट कर दूं, तो मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी ही इसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ओके। साथ ही साथ आपकी विजन आइज की मंथली मैगजीन भी चलेगी, PT 365 की भी चलेगी और आपकी हिस्ट्री को भी जल्दी कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग नेक्स्ट लेसन देखना चाहते हो, कल भी क्विज सॉल्व करना चाहते हो और न्यू आए हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।